सादे की लाइब्रेरी में खुशामदीद। तो चलिए सुनते हैं कि आज के न्यू केस में मिर्ज़ा अमजद बेग ने इस केस को किस तरीके से हल किया। इस रोज़ मेरा मूड ठीक नहीं था। रेस्टोरेंट में लंच करते हुए एक बेहुदा शख्स से अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई थी। मैं अदालती बखेड़ों को निपटाने के बाद सिटी कोर्ट के नज़दीक ही वाक़या एक रेस्टोरेंट में लंच किया करता था। बरसों से मेरा ये मामूल था कि लंच के बाद मैं अपने दफ्तर में बैठ जाता था, जो कि रेस्टोरेंट के करीब ही एक कसीरुल मंजिला इमारत में था। लेकिन इस रोज़ बहुत कुछ मामूल से हटकर पेश आया था। मैं रेस्टोरेंट में बैठा लंच कर रहा था कि मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का मखसूस दबाव महसूस हुआ। पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया कि वो मेरा कोई शनासा या बेतकल्लफ दोस्त होगा, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपने ख्याल की तरदीद करना पड़ी। मैंने एक झटके से गर्दन मोड़कर अपने अकब में देखा और मुझे एक झटका सा लगा। एक ऐसा शख्स मेरी निगाह के सामने था जिसे देखकर जी मितलाने लगे। मेरे अचानक पलटकर देखने पर वो एक कदम पीछे हट गया था। मुझे हैरत हुई कि वो गंदा आदमी साफ सुथरे रेस्टोरेंट में कैसे घुस आया था। इस किस्म के लोग आपने भी देख रखे होंगे, बेढंगे, मैले कुचैले और बदबू से फिजा को आलूदा करते हुए। मेरे मुतवज्जा होने पर इस नामकुल शख्स ने अपना गलीज हाथ आगे बढ़ाया और बड़े धड़ल्ले से बोला, 50 रुपये का सवाल है बाबू। उसका अंदाज भीख मांगने वाला नहीं बल्कि गुंडा टैक्स वसूल करने का सा था। मैंने इधर उधर निगाह उड़ाते हुए आवाज़ लगाई, वेटर, वेटर को क्यों बुलाया है बाबू? वो अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, 50 रुपये वेटर तो नहीं देगा, मैंने तुझसे मांगे हैं। इस गलीज भिखारी का ये बदतमीजी भरा अंदाज मेरे लिए ज़हनी कोफ्त का सामान पैदा कर रहा था। ताहम मेरी पुकार पर दो वेटर्स दौड़ते हुए आए और डांट डपट कर इस शख्स को रेस्टोरेंट से निकल जाने के लिए कहने लगे। वेटर्स की ये कोशिश ज़ुबानी कलामी इज़ार हफ़ी तक महदूद थी। कोई भी उसे बाजू से थामकर बाहर की राह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और वो तो जैसे रेस्टोरेंट के फ्लोर के साथ चिपक कर रह गया था। उसका तकाजा बरदार हाथ अभी तक मेरे सामने दराज था, गोया वो इस अज़म के साथ मेरे पास आया था कि कुछ भी हो जाए खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। इसकी खुल्लम खुल्ला डिटाई को देखकर मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने इसकी आंखों में देखते हुए धमकी अमेज अंदाज में कहा, तुम जाते हो यहाँ से कि मैं पुलिस को बुलाऊं? जिसकी जेब से 50 रुपये नहीं निकल रहे उसके कहने पर पुलिस क्या आएगी? वो मेरी धमकी के जवाब में अजीब इस्तहज़ाई अंदाज में बोला, बड़ा वकील बनता है, बस दूसरों की जेब से ही निकलवाना सीखा है। अपना माल निकालते हुए देखो कैसे मौत आ रही है। रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम अफराद हमारी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे, जिनमें निसफ़ के करीब तादाद वकला बरादरी की थी। इस वाक़े पर इनका रुझान मिला जुला था। जो मेरे खैरख्वाह थे और मेरे साथ खुशगवार ताल्लुकात रखते थे, वो हैरान और परेशान थे कि बेग साहब के मत्थे ये कैसी बला लगी है। लेकिन वहीं पर चंद बदख्वाह भी मौजूद थे जो बड़े महजूज कुन अंदाज में ये तमाशा देख रहे थे। इस बदमज़ा और करीब वाक़े से इनके दिलों में लड्डू फूट रहे थे। इंसान के जहाँ 10 दोस्त होते हैं वहाँ एक आध दुश्मन की मौजूदगी भी लाजमी बात है, और यही दुश्मन हम पेशा इस वक्त खी खी की आवाज़ें निकाल कर मेरा तमस्खर उड़ा रहे थे। ताहम मुझे इनकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। बिलाहर वेटर्स ने हिम्मत दिखाने का फैसला कर ही लिया और इस गुंडा सिफ्त भिखारी को बज़ोरे बाजू धकेल और खींच कर रेस्टोरेंट से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। उसके जाने के बाद मैंने इशारे से वेटर को अपने पास बुलाकर हफ़वी अमेज़ लहजे में कहा, जल्दी से बिल लेकर आओ। एक तरफ से आवाज़ आई, इन मस्टंडों की दीदा दिलेरी देखो, कैसे मुंह उठाकर अंदर घुस आते हैं। रेस्टोरेंट्स के बाहर तो ऐसे मैले कुचैले बदबूदार लोगों को कितार बनाए खाने के इंतजार में बैठे देखा, लेकिन इस बदमाश ने जिस जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है वो हैरान कुन है। अल्लाह पता नहीं किस किस रंग और भेस में इंसान के सामने आ जाता है। ये आवाज़ मेरे अकब में उभरी थी। किसी मजजूब को यूँ दुत्कारना बहुत बड़ा गुनाह है। दुत्कारना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने बड़े संजीदा अंदाज में तबसरा किया, यहाँ तो इस बेचारे फ़कीर को उठाकर बाहर फेंकवा दिया गया है। मैंने पलट कर देखा। इन फ़िक्र अंगेज़ तबसरा निगारों में से एक मेरी बरादरी का बंदा था और इन दिनों इससे मेरी कशीदगी चल रही थी। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो बड़े बेहुदा अंदाज में मुस्कुराया, फिर अपने खम ख्याल साथी से मुखातिब होते हुए बोला, अल्लाह रहम करे, इस बेचारे मजजूब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है भाई। मेरे जी में तो आई कि अपने इस बदख्वाह हम पेशा से कहूँ कि मैंने तो मजजूब के साथ संगीन ज़्यादती कर डाली है। अब आप उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाओ और एक बेडरूम में मुकीम कर लो। अल्लाह वालों की सोबत में तुम्हारी दुनिया और आखिरत खूब संवर जाएगी। लेकिन मैं गुस्से को पी गया। ऐसे सख्त जवाब का मतलब ये होता कि मैं असाबी तौर पर बहुत कमज़ोर हूँ। मैंने इस हमपेशा बदख्वाह से किसी और अंदाज में निबड़ने का फैसला किया और जाने के लिए उठ खड़ा हो गया। चंद लम्हे पहले मैंने वेटर को बिल लाने के लिए कहा था। उधर से रेस्टोरेंट का मालिक मेरे पास आ गया। वो इस वाक़े पर अफसोस करते हुए बोला, ये जो कुछ भी हुआ है मुझे इसका बहुत दुख है। आप बैठें सर, मैं आपके लिए दोबारा खाना चुनवाता हूँ। रहने दे जनाब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, इस जहमत की कोई ज़रूरत नहीं, खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। आप अपना बिल ले लें और मुझे जाने दें। बात ख़त्म करते ही मैंने हिप पॉकेट में से अपना वॉलेट निकाला
लेकिन इससे पहले कि मैं बटुए को खोलकर खाने की अदायगी करता, रेस्टोरेंट का मालिक कम मैनेजर बड़ी कतईयत से बोला। इसका एक हाथ मना करने वाले अंदाज में मेरी जानब उठा हुआ था। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। किस चीज़ का सवाल पैदा नहीं होता? मैंने हैरत भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा। बिल का, वो मजबूत लहजे में बोला। अगर आप यहाँ बैठकर दोबारा खाना खाएंगे तो मैं आपसे बिल वसूल करूँगा, वरना आपको अदायगी के बगैर ही जाना होगा। मैं एक बार फिर आपसे माजरत ख्वाह हूँ, दोबारा बैठकर खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, लिहाजा मैं होटल के मैनेजर से ये कहते हुए रुखसत हो गया। ठीक है जनाब, अभी तो मैं जा रहा हूँ, इस मौजू पर हम कल बात करेंगे। रेस्टोरेंट से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ आते हुए मैं इसी बदमज़ा वाक़े के बारे में सोचता रहा। इस सोच विचार के दौरान मेरे जहन में एक चमक सी पैदा हुई। कहीं किसी ने इस बदबूदार और बदहैयत भिखारी को दानिस्ता तो मेरे पास नहीं भेजा था, ताकि भरे हुए रेस्टोरेंट में मुझे तमाशा बनाया जा सके? इस खतरनाक सवाल के साथ ही मुतल्लका चंद अमूर एक के बाद दीगरे मेरे जहन में उभरने लगे। इस गलीज शख्स ने मुझसे भीख नहीं मांगी थी, बल्कि इसका अंदाज गुंडा टैक्स वसूल करने वालों सा था, और वो खास तौर पर मेरे पास ही आया था, जिससे जाहिर होता था इसकी ये हरकत किसी खास मंसूबे के तहत थी। नंबर 2, वो पुलिस को बुलाने की मेरी धमकी से ज़रा भी मरूब नहीं हुआ था, और ना ही वो वेटर्स को खातर में लाया था। ये एतमाद इस अमर का गुमाज था कि वो किसी खास मिशन पर है, अपना काम करेगा और वापस चला जाएगा। नंबर 3, वो कमबख्त ये बात जानता था कि मैं एक वकील हूँ। उसने बड़ी हकारत से तबसरा करते हुए कहा था कि मेरी जेब से 50 रुपये नहीं निकल रहे, मैं सिर्फ दूसरों की जेबों से पैसे निकलवाना जानता हूँ। गोया वो होशो हवास में था। मजलूब इंसान को ऐसी हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कभी नहीं देखा गया, और सबसे बढ़कर मेरे हम पेशा बदहुआ और उसके साथियों की तमस्खर अमेज़ खीखी। मुझे 101% यकीन हो गया कि यह सारा वाहियात हंगामा एक सोची समझी साजिश के तहत बर्पा किया गया था। इस घटिया हरकत के पीछे मेरे हम पेशा बदहुआही की गंदी जहनीत कारफरमा थी, जिसका नाम कलीम बाजवा था। कलीम बाजवा एक फितना परवर और मनफी जहन का हामिल वकील था। हमारी चपकलश की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। मैं ऑफिस पहुंचा और विजिटर लॉबी को खाली पाया तो मेरी कोफ्त में इजाफा हो गया। पिछले चंद रोज से कारोबारी वकालत ज़रा मंदा चल रहा था। पता नहीं किस बदख्वाह की नज़र लग गई थी। मेरी सेक्रेटरी सदफ का ख्याल था कि कलीम बाजवा ने मेरे खिलाफ कोई बंदिश करवा दी है। सदफ मेरे और कलीम बाजवा के तनाज़े से न सिर्फ अच्छी तरह आगाह थी, बल्कि इस झगड़े का मरकजी किरदार भी वही थी। बहरहाल मैं अपने चैम्बर में आकर बैठा तो सदफ का इंटरकॉम आ गया। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो सर, आपके दोस्त का 3-4 मरतबा फ़ोन आ चुका है। सदफ इसी अंदाज में बात शुरू करती थी कि सर पैर का कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता था। मैं चूँकि इसकी इस आदत का आदी हो चुका था, लिहाजा इस स्टाइल से कोफ्त नहीं हुई थी और ना ही कोई उलझन महसूस करता था। मैंने मुतदल अंदाज में पूछा, कौन सा दोस्त? डॉक्टर वाहिद का सर। डॉक्टर वाहिद से मेरे बड़े गहरे दोस्ताना मरासम थे। मैंने सदफ से पूछा, डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वो आवाज़ से खासे परेशान लग रहे थे। सदफ ने बताया, बल्कि आखिरी फ़ोन पर तो उन्होंने कहा है कि वो 15-20 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। ठीक है, डॉक्टर वाहिद जैसे ही आए उन्हें मेरे पास चैम्बर में भेज देना। मैंने बात ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा। ओके सर, सदफ ने कहा, फिर चौंके हुए लहजे में बोली, प्लीज़ सर, डॉक्टर साहब आ गए। चंद लम्हात के बाद डॉक्टर वाहिद मेरे सामने बैठा था। वाहिद कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था, बल्कि वह अपने क्लिनिक में एक मखसूस अंदाज में मरीजों का इलाज किया करता था। ये तरीका को प्रेशर कहलाता था। डॉक्टर वाहिद वाकई बेहद परेशान नजर आ रहा था। रस्मी लैक के बाद मैंने पूछ लिया, डॉक्टर साहब हैरियत तो है ना? आकिल की वजह से एक मसला हो गया बेग साहब, उसने इस तरारी लहजे में बताया। आकिल डॉक्टर वाहिद के छोटे भाई का नाम था, जो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया, क्या मसला डॉक्टर साहब? पुलिस ने आकिल को गिरफ्तार कर लिया है। किस जुर्म में? मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा। कत्ल के इल्ज़ाम में, डॉक्टर ने बताया। आकिल ने किसको कत्ल कर दिया है? मेरा मतलब है पुलिस ने उसे किस शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है? मकतूल का नाम है मोरस, वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला। मोरस? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसका मतलब है मकतूल का ताल्लुक मसीही बरादरी से है? जी हाँ बिल्कुल। आकिल की मोरस के साथ क्या दुश्मनी थी? कोई भी नहीं। और मोरस की आकिल के साथ? जवाबन डॉक्टर वाहिद ने नफी में गर्दन हिला दी। फिर मोरस के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने आपके भाई आकिल ही को क्यों गिरफ्तार किया है? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, हर कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी ना जिसकी बिना पर पुलिस का जहन कातिल के हवाले से आपके भाई की तरफ किया। हाँ, इसका एक खास सबब है, मैं वही सबब जानना चाहता हूँ। मैंने कागज़ कलम संभालते हुए गहरी संजीदगी से कहा। चंद रोज़ पहले आकिल और मोरस में अच्छा खासा झगड़ा हो गया था, डॉक्टर वजाहत करते हुए बोला, जिसमें मोरस ने आकिल को 2-4 हाथ भी मार दिए थे। इस दस्तों गिरबानी में आकिल की शर्ट फट गई थी और वो पिटा भी था, लिहाजा इसने मोरस को खतरनाक नताइज की धमकियाँ दी थी, जिनमें से एक धमकी कुछ इस नवैयत की थी, मोरस देख लेना, तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर इजाफा करते हुए बोला, इस मौके पर बहुत से लोग जमा थे और इन्हीं के
और इन्हीं के बीच बचाव से यह झगड़ा खत्म भी हुआ था। इन लोगों में मोरस के हमायती भी शामिल थे। चनाचा चंद रोज के बाद जब कल रात मोरस को कत्ल कर दिया गया तो पुलिस की तफ्तीश का रुख फौरन आकर की जानब मुड़ गया। आज सुबह आकर को घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ बेग साहब। बताएं कि इस परेशानी में मुझे क्या करना चाहिए। आपको जो कुछ भी करना चाहिए इसमें सरफहरिस्त तो ये है कि परेशान बिल्कुल ना हो, मैंने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। नंबर 2, इस फिक्र को भी ज़हन से झटक दें कि यह मामला हल कैसे होगा। आप मेरे पास आ गए हैं, यही काफ़ी है, बाकी के मसाइल मैं खुद देख लूँगा। नंबर 3, मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए नरम लहजे में कहा। नंबर 3 ये है कि आप मुझे मुल्ज़िम और मकतूल के दरमियान होने वाले झगड़े के बारे में तफसीलन बताएं, ख़ास तौर पर इस झगड़े का पस मंज़र, ताकि मैं इस बात का तयन कर सकूं कि आगे बढ़ने के लिए क्या लाएअमल तैयार किया जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी बेग साहब, इस झगड़े की जड़ें इस अखबार के नीचे हैं जो मैंने नया निकाला है। ये बात मेरे इल्म में थी कि डॉक्टर वाहिद ने लगभग 1 माह पहले अपने इलाके में एक अखबार का इजरा किया था। वैसे तो ये अखबार पहले से मार्केट में मौजूद था, लेकिन डॉक्टर वाहिद ने अपने इलाके की खबरों पर मबनी एक सप्लीमेंट अलग से इजाफी इसके साथ शामिल कराया था। वो खुद 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इस खुसूसी हिस्से का इंचार्ज था। आप इसे इस अखबार के जेल में अपने इलाके का ब्यूरो चीफ समझ लें। अखबार का नाम जाहिर करना मुनासिब नहीं, मैं ज़ेरे नज़र कहानी में से महज अखबार के नाम से याद करूँगा। मज़कूरा अखबार का असल मालिक सलमान फ़ारूकी था। सलमान फ़ारूकी अखबार की दुनिया का आदमी नहीं था, उनका फैमिली बिजनेस कोई और था। एक ख़ास सबब सलमान को सहाफ़त का शौक़ चुराया और इसने चंद हमदर्दों के मशवरे पर एक हफ्त रोज़ा निकाल लिया। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद जब सलमान को एहसास हुआ कि हफ्त रोज़ा तो चल नहीं रहा, सिर्फ खा रहा है, जो शख्स काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का हो, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। चुनांचा सलमान के कंधों और जेब पर भी यह हफ्त रोज़ा बोझ बनकर रह गया। इसकी अकल में यही बात आई कि मज़ीद नुकसान उठाने की बजाय इस पर्चे को बंद कर दिया जाए। इसके हमदर्दों के कान खड़े हो गए। पर्चे को बंद कर देने का फैसला इनके लिए सरासर नुकसानदेह था। सलमान फ़ारूकी की सहाफ़त और पब्लिकेशन से नावाकफ़ियत इन लोगों के लिए बड़ी सूदमंद साबित हो रही थी। चुनांचा उन्होंने अपनी ज़ुबानी और कलामी टैलेंट को इस्तेमाल करके सलमान फ़ारूकी को अब एक नया ख्वाब दिखाया कि क्यों ना इसे रोज़नामा कर दिया जाए। सलमान फ़ारूकी ने पूछा, इससे कुछ फ़ायदा भी होगा? यकीनन होगा सर, उसे यकीन दिलाया गया। मसलन किस किस्म का फ़ायदा होगा? सलमान ने सफसार किया। रोज़नामा हो जाने से हमारा पर्चा धड़ाधड़ बिकने लगेगा, उसे बताया गया। इससे एक तो पिछला नुकसान पूरा हो जाएगा, इलावा जी आइंदा के लिए आमदनी की एक महफूज राह बन जाएगी। शोहरत अलग है। ये शोहरत वाली बात सलमान फ़ारूकी को ज़्यादा पसंद आई। उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। फैमिली बिजनेस खूब ज़ोर शोर से चल रहा था। उसके वालिद साहब और दीगर बरादरान इसी काम में लगे हुए थे। इनकी फैक्ट्री बच्चों के खाने की चीज़ें तैयार करती थी। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ये कोई ऐसा कारोबार नहीं था कि वो ऊंची सोसाइटी में बैठकर फ़ख्री अंदाज में अपने बिजनेस का जिक्र कर सकता, और यही इसका मसला था। वो चूँकि तालीम याफ्ता था और ऊंची सोसाइटी में इसका उठना बैठना भी था, इसलिए वो चाहता था कि इसकी अलग से कोई शनाख्त हो, और ऐसी शनाख्त हो जिस पर वो सीना फुला सके और इतरा सके। उसने देखा था कि अखबार और मैगज़ीन वगैरह के मालिकान के बड़े मज़े होते हैं। यही सब देखकर वो इस फील्ड में कूदा था। ये इसकी बदकिस्मती थी कि हमदर्दों के चुनाव में इसने अक्ल सलीम से काम नहीं लिया था। कहते हैं कि जो दरख्त जितना फलदार होता है, इसकी शाखें इतनी ही झुकी हुई और लचकदार होती हैं। इसी तरह जिस इंसान पर अल्लाह की ख़ास इनायत हो, वो बहुत ही सादा, नरम खू और लचकीला हो जाता है। उसे उल्लू बनाना या धोखा देना नहायत ही आसान साबित होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका नुकसान आर्जी और वक्ती होता है। कुदरत इसके नुकसान को फ़ौरन पूरा कर देती है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा ही नवाज देती है। सलमान फ़ारूकी के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ मौकापरस्त और अय्यार लोग इसके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ पेश करके उसे चूना लगाने की कोशिश करते रहते थे। ये अखबार वाला मंसूबा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। बहरहाल हफ्त रोज़ा रोज़नामा में बदल गया। कुछ अरसे के बाद ABCB हो गया। अखबार रोज़ छपता और पूरे शहर में फैल जाता, लेकिन खातिर ख्वाह फ़रोख्त नहीं होता था। इश्तेहारात भी ना होने के बराबर थे। चंद माह मुसलसल नुकसान उठाने के बाद इसने अपने हमदर्दों को जमा किया और इस अजीम नाकामी की वजूहात दरियाफ्त की। इसकी समात तक इस किस्म के जुमले पहुँचे, सर हम तो अभी इस मैदान में बिल्कुल बच्चे हैं। आप खुद देख लें, कितने बड़े बड़े मगरमच्छ पहले से यहाँ मौजूद हैं। मगरमच्छ से इस शख्स की मुराद वो खबरात थे जो साल हर साल से मैदान सहाफ़त में अपने कदम जमाए खड़े थे। एक जानब से कुछ इस अंदाज में तसल्ली दी गई, सर हम सख्त मेहनत करें, हमारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। सर रोज़नामा को इस मुकाम तक पहुँचने में 30-35 साल लगे हैं। एक जुगादरी किस्म के हमदर्द ने एक सरकर्दा मारूफ अखबार का नाम लेते हुए दावा किया, हमें तो भी चंद ही माह हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे सर, हम 2 से 3 साल में इस अखबार को बहुत पीछे छोड़ देंगे। हमारा अखबार शहर का नंबर 1 अखबार होगा।
ये दावे, तसल्लियाँ, दिलासे और खुश उम्मीदियाँ बज़ाहिर दिल खुशकन थी, लेकिन इनसे सलमान फारूकी के दिल को इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा था, क्योंकि इसे रोज़ाना हज़ारों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था। इस दौरान में इसका उठना बैठना माकूल और काबिल सहाफ़ियों में हुआ, जिनके साथ वो प्रेस क्लब भी जाने लगा। इसकी आंखें खुलने लगीं और उसे वाज़ेह तौर पर यह महसूस होने लगा कि इसके नुकसान के ज़िम्मेदार सरासर वही लोग थे जो अपने बुलंद बांग दावों से इसे झूठी तसल्लियाँ देते रहते थे। अखबार की नाकामी इन्हीं हमदर्दों की नालायकियों के सबब थी। अखबार में ऐसा कुछ पेश ही नहीं किया जाता था कि लोग न्यूज़ स्टैंड से अखबार उठाने पर मजबूर हो जाएं। इस सूरत हाल में अखबार क्या चलता, जबकि इसके मुकाबले में पहले से जमे जमाए अखबारात मौजूद थे। सलमान फारूकी को अपनी गलतियों और कोताहियों का एहसास हुआ तो एक दोस्त के मशवरे से इसने डॉक्टर वाहिद के साथ मशरूत पार्टनरशिप कर ली। डॉक्टर वाहिद मार्केटिंग की दुनिया का चीता था। वो अपने इलाके में दोस्तों के साथ मिलकर पहले भी अखबार निकालने का एक कामयाब तजर्बा कर चुका था। इश्तहार लाना इसके बाएं हाथ का खेल था। डॉक्टर वाहिद का शुमार इन लोगों में होता था जो सहरा में, कश्ती और साइबेरिया में बाआसानी फ्रिज फरोख्त करने की अहलियत रखते हैं। डॉक्टर तो वो बाद में बना था, इससे पहले वो एक अच्छा सेल्समैन और समाजी कारकुन था। अपने इलाके में होने वाले फलाह बहबूद के कामों में वो पेश रहता था। लोग इसकी इज्जत करते थे, इस पर एतमाद करते थे और इसकी बात मानते थे, और यही इसकी कामयाबी का राज था। और उस राज के पीछे इसकी ज़ात के दो वसफ़ कारफरमा नजर आते थे। नंबर 1, वो अनथक मेहनत से नहीं घबराता था। डॉक्टर का शुमार इन लोगों में होता था जो नींद के दौरान में भी किसी न किसी मिशन में मसरूफ़ रहते हैं। नंबर 2, वो अपना काम नहायत ही ईमानदारी से करता था। इसी ईमानदारी और अनथक मेहनत के नतीजे में वो अपने इलाके के अखबार को कामयाब बना चुका था। ये अलग बात है कि कुछ ही अरसे के बाद दोस्तों की बाहमी फूट से वो अखबार बंद हो गया। वह डॉक्टर बन गया और अपना क्लिनिक करने लगा। कई साल गुजर जाने के बाद एक मरतबा फिर वो सहाफ़त के मैदान में कूद पड़ा था। सलमान फारूकी के साथ इसका दिल मिल गया था। डॉक्टर वाहिद सलमान फारूकी और इसके अखबार के साथ माह रमज़ान से चंद रोज़ पहले ही वाबस्ता हुआ था। इनके दरमियान ये तय पाया था कि रमज़ान का महीना सलमान फारूकी डॉक्टर वाहिद वाले 2 सफ़ात मुफ्त में तैयार करके उसे देगा। इस दौरान में डॉक्टर वाहिद अपने इलाके में इस अखबार की मार्केटिंग करेगा और इस मकसद के लिए अखबार मुफ्त में तकसीम होगा। ईद के बाद पार्टनरशिप बिजनेस के असूल बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, यानी फिर डॉक्टर वाहिद को इन 2 सफ़ात के निस्फ अखराजात उठाना होंगे, बाकी निस्फ सलमान फारूकी बर्दाश्त करेगा। मुनाफा में बराबर के शरीक होंगे। इलावा जी अखबार में शाया होने वाले इश्तहारात से होने वाली आमदनी में भी सलमान फारूकी का आधा हिस्सा होगा। हालांकि ये सरासर डॉक्टर की मेहनत का समर होता। बहरहाल जब वो दोनों इन शराइत और कवायद पर मुतमईन और मुतफिक थे तो भला किसी और को क्या एतराज़ हो सकता था। इस पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू हुए अभी 10-12 दिन ही हुए थे कि ये वाक़या पेश आ गया, जिसके नतीजे में डॉक्टर वाहिद इस वक्त मेरे सामने बैठा था। डॉक्टर वाहिद ने अपने भाई की गिरफ्तारी को अखबार से मंसूब कर दिया था। डॉक्टर साहब, मैंने उलझन ज़दा नज़रों से उसे देखा और पूछा, मोरस के कत्ल और आकल की गिरफ्तारी का इस अखबार से क्या ताल्लुक है? ये मेरी समझ में नहीं आया। आपने हमारा इलाका तो देखा हुआ है बेग साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। अखबार के दफ्तर के करीब ही एक शराब खाना खुला हुआ है जिसका मॉडर्न नाम वाइन शॉप है। चंद रोज़ पहले हमने इस शराब खाने की मजम्मत करते हुए एक खबर लगाई थी। अगले रोज़ शराब खाने वालों ने हमारे रिपोर्टर को एक हैंडसम ऑफ़र कर दी। मतलब रिश्वत की ऑफ़र? मैंने लुकमा दिया। जी हाँ, डॉक्टर वाहिद ने सर को इस बात की जुम्बश दी और बताने लगा, उन्होंने कहा कि हम आपका महीना बांधे देते हैं, बस आप इस किस्म की खबरें ना लगाया करें। रिपोर्टर ने आकर मुझे इस ऑफ़र के बारे में बताया तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं रिश्वत लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं तो इस मिशन के साथ मैदान में उतरा हूँ कि जिसके खिलाफ खबर लगाऊंगा इसका इश्तहार नहीं छापूंगा। मैंने शराब खाने वाले मामले के सिलसिले में अपने एक बुजुर्ग दोस्त जमील साहब से मशवरा किया। जमील साहब पेशे के एतबार से एक इंजीनियर हैं। आधी से ज़्यादा दुनिया देख रखी है उन्होंने। निहायत ही तजुर्बाकार और जहांदीदा इंसान है। मेरी तरबियत में जमील साहब का बड़ा हाथ है। मैं उन्हें अपना बुजुर्ग, उस्ताद और मुर्शद मानता हूँ। वो सांस दुरुस्त करने के लिए मुतक्कफ हुआ तो मैंने पूछ लिया, फिर जमील साहब ने आपको क्या मशवरा दिया? उन्होंने मुझे समझाया कि इस नवैयत की वाइन शॉप्स गवर्नमेंट से बाकायदा लाइसेंस लेकर खोली जाती हैं। डॉक्टर वजाहत करते हुए बोला, मसीही बरादरी के यहाँ चूँकि पीने पिलाने की ममानियत नहीं, लिहाजा ऐसे परमिट और लाइसेंस इन्हें जारी कर दिए जाते हैं। अब अगर वहाँ से मुसलमान भी किसी तरह शराब खरीद रहे हैं तो इसमें वाइन शॉप वालों का ज़्यादा कसूर नहीं है। आप कोई भी अखबारी मुहिम चलाकर ना तो वाइन शॉप बंद करवा सकते हैं और ना ही इन्हें शराब फरोख्त करने से मना कर सकते हैं। इस बात का ख्याल तो खुद मुसलमानों को होना चाहिए कि जब इनका मजहब शराब नोशी की इजाज़त नहीं देता तो वह वाइन शॉप का रुख ना करें। बिल्कुल बजा और मुनासिब मशवरा दिया था जमील साहब ने। मैंने तायीद करते हुए कहा, इनका मशवरा तो मेरी समझ में आ गया था। डॉक्टर इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ था। इस अदम इत्मीनान का सबब? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैं वाइन शॉप के हवाले से कुछ ना कुछ करना चाहता था। वो वजाहत करते हुए बोला, अगर मैं शराब खाने को बंद नहीं करवा सकता था तो कम से कम उन्हें इस बात के लिए तो पाबंद कर सकता था कि वो नौजवान नस्ल को शराब ना बेचें।
जो तबाह हो चुके सो हो चुके, हमारी यंग जनरेशन तो इस बीमारी से महफूज रहे। डॉक्टर वाहिद की डॉक्टराना काबिलियत अपनी जगह मुसल्लम थी, इसकी मार्केटिंग की सलाहियत में भी कोई कलाम नहीं, लेकिन इसके साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वह अपनी फितरत में बहुत ही सादा और मासूम था। ये वसफ़ इसकी सच्चाई और दयानतदारी पर दलालत करता था। शराब और शराब खाने के हवाले से उसने अपने अज़म और ख्वाहिश का जिस अंदाज में इजहार किया था वो इसके बातन को समझने के लिए काफ़ी था। मैंने डॉक्टर से ये नहीं कहा कि शराब, कबाब और शबाब के तमाम तर मामलात की कशिश और ज़रूरत ज़्यादातर नौजवान और जवान तबके को महसूस होती है। अगर वाइन शॉप वाले इन लोगों पर अपनी दुकान के दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर वहाँ बैठकर क्या करेंगे? उन्होंने ये धंधा फारिग बैठकर मक्खियाँ मारने के लिए तो शुरू नहीं कर रखा। मैंने अपने दिली जज्बात पर काबू पाते हुए ज़ेरे मुस्कुरा कर इसे पूछा, डॉक्टर साहब, आपकी इस ख्वाहिश पर जमील साहब ने क्या कहा था? वो भी बिल्कुल आप ही के अंदाज में मुस्कुराए थे। उसने शाकी नज़रों से मेरी जानब देखते हुए कहा और फरमाया था, अगर जैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, बहरहाल मैं कोशिश करके देख लूँ। मैंने गंभीर अंदाज में कहा और पूछा, तो फिर इस सिलसिले में आपने कोशिश की थी? जी हाँ जी, की थी। वो बड़ी कतइयत से बोला, मैंने अपने रिपोर्टर ही के ज़रिए वाइन शॉप के मालिक को कहलवा दिया था कि हमें रिश्वत वगैरह की ज़रूरत नहीं। अगर वो लोग यंग जनरेशन को खुलेआम यूँ शराब फरोख्त करने से बाज रहें या कम से कम किसी मुसलमान को तो एक बूंद भी ना बेचे, तो मेरा अखबार इनके मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। आपके गिरां कदर ख्यालात बड़े मुतासर कुन हैं डॉक्टर साहब। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर पूछा, वाइन शॉप वालों की तरफ से क्या जवाब आया था? उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वो मेरी बात पर अमल करेंगे। डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या आपने खुद वाइन शॉप के मालिक से बात की थी? नहीं। डॉक्टर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये सारा मामला रिपोर्टर के तवसत ही से तय हुआ था। आपके इस रिपोर्टर का नाम क्या है? मैंने पूछा। आरफ अंसारी। और वाइन शॉप के मालिक का नाम? इस सवाल जवाब के दौरान ही में मैं अहम पॉइंट्स भी नोट करता जा रहा था। डॉक्टर की बयान करदा कहानी दिलचस्प होने के साथ ही सनसनीखेज भी थी। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, और मोरस को वाइन शॉप का इंचार्ज समझ लें। उसने जवाब दिया। मकतूल काउंटर पर बैठता था। कैश के तमाम तर मामलात इसी के हाथ में होते थे। दुकान बंद होने से पहले पीटर वहाँ का एक चक्कर लगाता था। वो लोग हिसाब किताब करते थे। पीटर कैश को अपने कब्जे में करके पहले रवाना हो जाता। इसके बाद मोरस और दीगर दोनों मुलाजिम दुकान बंद करके अपने घरों की तरफ चले जाते थे। मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, फिर पूछा, क्या वाइन शॉप वालों ने अहद की पाबंदी की थी? अगर वो इंसानों की तरह अपने अल्फाज की पासदारी करते तो ये फितना कभी खड़ा ना होता। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, मतलब ये कि उन्होंने यंग जनरेशन को शराब की फरोख्त जारी रखी? जी हाँ, वो भी बड़े धड़ल्ले से। डॉक्टर ने जवाब दिया। मुझे तो इस मामले की खबर इस वक्त हुई जब मोरस और आकल के बीच शदीद नौयत का झगड़ा हुआ। मुझे अखबार के मामलात के साथ ही क्लिनिक को भी देखना होता है, लिहाजा तवज्जो दो जानब बढ़कर रह गई। अलबत्ता ये मामला आकल के इल्म में फ़ौरन ही आ गया था। रमज़ान की वजह से वो एडवर्टाइजिंग कंपनी से जल्दी आ जाता है और आकर अखबार का दफ्तर संभाल लेता है। वो सांस हवार करने के लिए रुका, फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोला, आकिल को जैसे ही पता चला कि वाइन शॉप वाले मुआदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उसने मुझे बताए बगैर 4 कॉलम की एक सनसनीखेज खबर बनाकर छाप दी जो सरासर वाइन शॉप के खिलाफ थी। अखबार का छपकर मार्केट में आना था कि मोरस आग बबूला होकर अखबार के ऑफिस पर चढ़ दौड़ा। ऑफिस में आकल के सिवा इस वक्त और कोई भी नहीं था, लिहाजा मोरस ने आकल को ज़दोकोब किया। इसी तनाज़े में आकल की शर्ट भी फट गई और इसने मोरस को खतरनाक नताइज वगैरह की धमकियाँ भी दी। इसी शोला बयानी की वजह से वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। फटा तो चंद रोज पहले स्पैर में हुआ था। कल रात में मोरस का कत्ल हो जाता है और आज सहरी के वक्त पुलिस ने आकिल को मोरस के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मेरी मालूमात के मुताबिक कल वो आकिल को अदालत में पेश करेंगे। ये सब तो अपनी जगह, मैंने पुरसोच लहजे में कहा, लेकिन ये बात जहन में नहीं बैठ रही कि मोरस ने किस बात पर फटा किया था। मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो वाइन शॉप वालों की तरफ से हुई थी ना। आकिल भी यही समझ रहा था और मैं भी, वो पुरख्याल अंदाज में बोला। मैंने पूछा, तो क्या हकीकत कुछ और थी? हकीकत अभी खुलकर पूरी तरह सामने नहीं आई। वो मुतज़्ज़ब अंदाज में बोला। मोरस और आरफ अंसारी के बयानात में बहुत बड़ा तज़ाद है। कैसा तज़ाद? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मैंने आरफ अंसारी को जो कुछ कहकर भेजा था, बकौल उसके उसने मेरा पैगाम मनोअन शराब खाने वालों तक पहुंचा दिया था और उन्होंने मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यकीन दहानी कराई थी। डॉक्टर वाहिद ने वजाहत करते हुए बताया। लेकिन मोरस ने जब आकल के साथ मारपीट की तो इसका मौक़िफ़ कुछ और था। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मोरस ने इस मौके पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था? वो ठहरे हुए अंदाज में बताने लगा। बेग साहब, मैं तो मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे जो कुछ बताया गया है इसके मुताबिक मोरस 2 बार इनके खिलाफ खबर छापने पर बेहद बरहम था। जब आकल ने इसे याद दिलाया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी इनकी तरफ से हुई है तो इसकी बरहमी में कई गुना इजाफा हो गया और वह चीख कर बताने लगा कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था, बल्कि हमारे रिपोर्टर ने इनके साथ मुकमुका कर लिया था।
शराब खाने वालों ने रिपोर्टर का महाना बांध दिया था, जिसकी पहली किस्त एडवांस में अदा कर दी गई थी। वो दोबारा खबर छपने पर गुस्से में आ गया था और उसने अखबार के दफ्तर आकर हंगामाराई की। आकल से मारपीट के अलावा मोरस बावाज़े बुलंद ये भी कह रहा था कि हम ब्लैकमेलर हैं, पत्ता भी वसूल करते हैं और लोगों के खिलाफ खबरें भी लगाते हैं। आपने अपने रिपोर्टर से इस सिलसिले में बात परस नहीं की? डॉक्टर वाहिद के खामोश हो जाने पर मैंने पूछा। आपने उसे तो कोई और हदायत की थी। मैंने आरफ अंसारी को तन्हाई में बुलाकर पूछगिछ की है, उसने बताया, लेकिन वो किसी भी किस्म की कोई रकम लेने से इनकारी है। इसका कहना है कि उसने वाइन शॉप वालों से इसी अंदाज में मामला तय किया था जैसे मैंने उसे ताकीद की थी। आप अपने रिपोर्टर और इसके बयान पर किस हद तक यकीन कर सकते हैं? मैंने गंभीर अंदाज में इस्तफसार किया। यह भी तो मुमकिन है इसने आपके इल्म में लाए बगैर वहाँ मामला तय कर लिए हों कि आप अपने रिपोर्टर पर अंधा एतमाद करते हैं। ऐसी बात नहीं है बेग साहब, वो सरसरी अंदाज में बोला। अभी ये काम शुरू किए मुझे 1 माह भी नहीं हुआ। रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, डेस्क इंचार्ज वगैरह सब नए लोग हैं। ये मेरे आजमाए हुए नहीं हैं। मैं अपने सेटअप में सिर्फ अकल पर भरोसा कर सकता हूँ। वैसे आरफ अंसारी ने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की है कि इसने वाइन शॉप वालों से 1 पैसा भी वसूल नहीं किया हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। हकीकत ये है डॉक्टर साहब कि आप बहुत ही शरीफुल नफ्स हैं। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। आपके बयान की रोशनी में मकतूल मोरस ने जिस अंदाज में आपके ऑफिस में आकर हंगामाराई की थी, इसे तो ज़हन में यही आता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैं आपके रिपोर्टर आरफ अंसारी की ज़ात को बड़ी शक नहीं समझता। बेग साहब, दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो ठहरे हुए लहजे में बोला। जो होना था वो हो चुका। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा भाई बेगुनाह है। मोरस के कत्ल से अकल का कोई ताल्लुक नहीं। आप इसकी बर्रियत के बारे में सोचें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, सबसे अहम पॉइंट यही है कि इस झंझट से अकल को कैसे निकाला जाए। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है और मेरी दौड़ आप तक है। वो बड़ी सादगी से बोला। मैं अपना मसला लेकर आपके पास आ गया और तमाम तर हालात से आपको आगाह भी कर दिया है। आगे क्या करना है ये अब आपको सोचना और करना है। बिल्कुल, मैंने जोर देकर कहा। सोचना और करना तो मुझे ही है, लेकिन बाज़ मामलात में हक़ाइक़ तक रसाई हासिल करने के लिए और सच्चाई के चेहरे से पर्दा हटाने में आपको मुझसे ताउन करना होगा। मैं हर किस्म की मदद और तावन के लिए तैयार हूँ बेग साहब। बस तो फिर ठीक है, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा और पूछा। आकिल इस वक्त कौन से थाने में बंद है? उसने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन का नाम बता दिया। मैंने कहा, मैं आज किसी वक्त फुर्सत निकाल कर थाने में आकिल से मुलाकात कर लूँगा। अब कल कोर्ट आ जाए, हमारी मुलाकात वहीं पर होगी। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। आइंदा रोज़ पुलिस ने मुलजिम आकिल को अदालत में पेश करके इसका 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। ये एक मामूल की कार्रवाई थी। अब पुलिस ने रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद चालान के साथ मुलजिम को अदालत में पेश करना था। रिमांड के दौरान में पुलिस मुलजिम से भी कड़ी पूछगिछ करती है और इस केस को तंदुरुस्त और तवाना बनाने के लिए दीगर शवाहिद और सबूत भी जमा करने में लगी रहती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा मवाद इकट्ठा कर लेना चाहती है जिसे इस्तेमाल करके मुलजिम को मुजरिम साबित किया जा सके। इस मकसद के लिए जाए वक़ुआ की कैफियत, मौके पर मौजूद गवाहों के बयानात, वाक़याती शहादतें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इससे बढ़कर मुलजिम और मकतूल के बाहमी ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। पुलिस की हतुल मकान सही तो यही होती है कि रिमांड की मुद्दत के दौरान में मुलजिम इकबाल जुर्म कर ले ताकि इनका काम आसान हो जाए। बाज़ शातिर मुलजिम पुलिस की मेहमानदारी से महफूज रहने के लिए जुर्म का इकरार भी कर लेते हैं। ताहम पुलिस की कस्टडी में किए गए इकबाल जुर्म की अदालत की नज़र में कोई अहमियत नहीं होती। सच और झूठ को जांचने का अदालत का अपना एक मेयार और तरीक़ेकार है, वो इसी की पैरवी करती है। मुलजिम के खल्फिया बयान से लेकर इस्तगासा के गवाहान के बयानात और दोनों वकला की जिरा के नतीजे में जो हक़ाइक़ निकल कर सामने आते हैं, अदालत इन्हीं की रोशनी में कोई फैसला सादिर करती है। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने इस केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। इस मौके पर मैंने वकालतनामे के साथ ही मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी थी। मेरी जनब से ज़मानत के हक़ में और वकील इस्तगासा की तरफ से इसके खिलाफ बहस व मुबाहसा हुआ। फौजदारी मुकदमात में मुलजिम की ज़मानत आसानी से नहीं होती और कत्ल के केस में तो ये नामुमकिन ही समझें। सो अदालत ने मेरे मौक्कल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हम अदालत से बाहर आए तो डॉक्टर वाहिद ने मुझसे कहा, क्या ख्याल है बेग साहब, अगर आकिल की ज़मानत के कागजात मंजूर हो जाते तो हमारी इस केस पर गिरफ्त ज़्यादा मजबूत ना हो जाती? डॉक्टर के इन अल्फाज के पीछे छुपे मानी को मैं अच्छी तरह समझ रहा था। हर मुलजिम के वरसा की यही कोशिश और ख्वाहिश होती है कि पहली पेशी पर इनके बंदे की ज़मानत हो जाए। डॉक्टर वाहिद की भी यकीनन यही तमन्ना थी और वह ढके छुपे अल्फाज में मुझे बावर कराना चाहता था कि इस पेशी पर मुझे अपने मौक्कल की ज़मानत करवा लेना चाहिए थी। मैंने डॉक्टर को कत्ल के मुलजिम की ज़मानत और इसकी राह में हायल मुश्किलात से मुतसरन आगाह किया और इसके इस्तफसार के जवाब में बताया, केस पर मैंने जो गिरफ्त कायम की है वो आकिल की ज़मानत से मशरूत नहीं। मेरा मौक्कल जुडिशल रिमांड पर जेल में कुछ अरसा गुजारे या ज़मानत पर रिहा होकर घरेलू आराम और खानों का लुत्फ़ उठाए, इससे केस की सेहत और तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता मैंने ड्रामाई अंदाज में तौक़ुफ़ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा,
अलबत्ता ज़मानत पर रिहा हो जाने से मुलजिम और उसके घर वालों को जो नफ्सियाती और रूहानी सुकून मिलता है, इससे इनकार मुमकिन है। बहरहाल मैंने इस ज़मानत के हवाले से दरपेश मुश्किलात से आपको तफसीलन आगाह कर दिया है। मुझे आपकी बात पर भरोसा है बेग साहब, वो जल्दी से बोला। फिर पुरसोच अंदाज में पूछने लगा, आपने आकल की जेल कस्टडी के हवाले से कुछ अर्सा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आपको यकीन है ना कि आकल का जेल में क़याम बहुत कम अरसे के लिए है?